देखिए, अपने कल मैंने बताया भी था कौन सा टॉपिक चल रहा है। अनस्टेडी मोशन के टॉपिक चल रहे हैं। एक टॉपिक और बचा हुआ है अनस्टेडी का, वो है स्टार्टिंग फ्लो इन प्लेन क्यूटी फ्लो, और एक ह्यूमन फ्लो और बचा है आपके। फिर अपने ये यूनिट जो है आज ही ख़त्म हो जाएगी। तो स्टार्टिंग फ्लो इन प्लेन क्यूटी फ्लो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्लो इन प्लेन क्यूटी फ्लो। स्टार्टिंग फ्लो इन प्लेन क्यूटी फ्लो। स्टार्टिंग फ्लो इन प्लेन क्यूटी फ्लो। ये अपन के आर्टिकल का नाम है। तो इसमें क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अनस्टेडी फ्लो ड्यू टू ए प्लेन wall suddenly set in motion. Let us consider a plane wall suddenly set in motion. वो करते हैं इसमें इन ए इनफाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड, जहाँ पे इनफाइनाइट मास कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। सपोज द फ्लूइड इज नॉट इनफाइनाइट। अगर हम ये मान के चलें कि फ्लूइड अगर इनफाइनाइट नहीं है तो बाउंडेड बाई अनदर स्टेशनरी पैरेलल प्लेन वॉल। तो बाउंडेड होगा अनदर स्टेशनरी पैरेलल किन से होगा, प्लेन वॉल से। तो देखो, लेट अस कंसीडर्ड, इसमें जो दो लाइनें लिखनी होती है हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर let us consider a plane ball. Let us consider the unsteady flow, the unsteady flow. Let us consider the unsteady flow. Let us consider unsteady flow due to a plane ball, due to a plane wall suddenly set in motion. Due to a plane wall suddenly set in motion, in infinite mass of fluid, in infinite mass of fluid. Suddenly set in motion in infinite mass of fluid। एक प्लेन बॉल को हम कंसीडर करके चल रहे हैं। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सही आज इससे लिखा नहीं जा रहा है, बोल रहा हूँ। इसके बाद क्या लिखना है, सपोज the fluid is not infinite. Suppose the fluid is not infinite, but bounded by another. Suppose fluid is not infinite but bounded by another stationary parallel plane ball. Suppose the fluid is not infinite but bounded by another stationary पैरेलल प्लेन बॉल, अनदर स्टेशनरी पैरेलल प्लेन बॉल। दो पैरेलल प्लेन बॉल है, अनदर स्टेशनरी पैरेलल प्लेन बॉल एट ए डिस्टेंस स्मॉल h, एट ए डिस्टेंस स्मॉल h। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के दो पैरेलल प्लेन बॉल है, उनको कहाँ पर रखा हुआ है, h डिस्टेंस पे। ठीक है, उनके बीच में फ्लो हो रहा है। अगर फ्लूइड को इन्फिनाइट नहीं लेते हैं, then the Navier-Stokes of equation of motion, the Navier-Stokes of equation of motion, Navier-Stokes equation of motion इन एक्स डायरेक्शन, फ्लो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन वाली दो ही
इक्वेशन हम लेते हैं तो एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन से क्या आएगा आपके, देखो रो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो ऑफ एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस में म्यू डेल स्क्वायर यू। म्यू डेल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके यू एज, यहाँ पे देखो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एज यहाँ पे u जो फंक्शन है आपके किस किस का फंक्शन है हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, यहाँ पे भी वही सेम है। u फंक्शन है बाई और t का, वेलोसिटी b भी 0 है और कॉन भी 0 है, w भी 0 है। हमारी जो वेलोसिटी b भी 0 है, w भी 0 है। ड्यू टू स्टेडी फ्लो डेल अपॉन डेल t की वैल्यू 0 है। ड्यू टू स्टेडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी नहीं है, अनस्टडी फ्लो नहीं, तो डेल अपॉन डेल टी नहीं है, डेल अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यू भी डब्ल्यू है तो क्या क्या बचेगा, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कैसे होगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है आपके, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो वहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से 0 आएगी। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स आफ्टर यूजिंग above conditions इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या आएगी, देखो रो डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल डब्लू अपॉन सॉरी ये भी यू ही आएगा और ये भी यू ही आएगा, डेल जेड इक्वल टू एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स। तो एफ एक्स 0 था, प्रेशर कांस्टेंट 0, तो आर एच एस में कौन बचेगा, म्यू इंटू डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल बाई स्क्वायर और डेल टू यू डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से डेल बी की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव ये भी 0 होगा, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल यू का, यू इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड, यू इज़ फंक्शन ऑफ वाई, और वैसे भी यू फंक्शन नहीं है एक्स का, तो जेड के और एक्स के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होंगे इसके, क्योंकि यहाँ पे बाई का और टी का फंक्शन है तो ये 0 होंगे। तो अपन के क्या क्या बचेगा, देखो एल एच एस में तो बच रहा है रो डेल यू अपॉन डेल टी और आर एच एस में बच रहा है आपके म्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन में कितना बच रहा है, डेल बाई स्क्वायर। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा न्यू, रो का भाग दे देंगे तो डेल टू यू और डेल बाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। Now the initial and boundary conditions in the present case are, now the initial and boundary conditions are, boundary condition in the present case are boundary condition in the present case are, boundary condition in the present case are, तो at initial देखो इनिशियली जब t को यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख रहा है, यानी कि इनिशियल t इक्वल टू आपके क्या होता है, 0, 0 से छोटा तो होगा नहीं ना। u इक्वल टू आपके जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0,
वेलोसिटी आपके 0 है फॉर ऑल, ये बाई लेस देन इक्वल टू एच, कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी h, तो बाई किसके बीच में हो, 0 से और किसके बीच में हो, h के, एक ऊपर प्लेन वॉल और नीचे प्लेन वॉल, उनके बीच की दूरी। बाउंड्री कंडीशंस है, ये तो इनिशियल होगी, बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है आपके, देखो क्या है बाउंड्री कंडीशन, t ग्रेटर देन 0 पे, t ग्रेटर देन क्या है 0 पे आपके स्मॉल u इक्वल टू यू नॉट है, स्मॉल u इक्वल टू क्या है t नॉट ग्रेटर देन 0, बाई इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू यू नॉट एंड दूसरा बाई इक्वल टू h पर u इक्वल टू 0 है, यानी कि एक प्लेट तो मूव कर रही है, एक प्लेन बॉल तो आपके मूव कर रही है, एक प्लेन बॉल क्या है फिक्स है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी क्या है 0 पैरेलल है, ठीक है। इक्वेशन 1 कैन बी रिड्यूस टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेकिंग, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज करें तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपके किस में चेंज हो जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिड्यूस टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, reduce to ordinary differential equation, ordinary differential equation by making following transformation या following substitution, बाई मेकिंग फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन या फॉलोइंग क्या है सब्स्टिट्यूशन, u इक्वल टू यू नॉट एफ ऑफ नीटा, और नीटा इक्वल टू हम लोग लेके चल रहे हैं, एंड नीटा इक्वल टू लेके चल रहे हैं बाई अपॉन 2 अंडर रूट में कितना है न्यू और टी, अंडर रूट में है न्यू और टी, बाई अपॉन में 2 अंडर रूट में है आपके न्यू और टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस देखो, एट बाई इक्वल टू 0 पर नीटा इक्वल टू क्या होगा 0, और बाई इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू आपके क्या था u नॉट, u इक्वल टू यू नॉट था, तो ये दिस इम्प्लाइज दैट u नॉट अपॉन यू नॉट एफ ऑफ नीटा इक्वल टू 0, तो ये कट गया, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया कि बाई इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना है 1, एक बाउंड्री कंडीशन तो ये आ गई, एंड दूसरा एट बाई इक्वल टू एच पे स्मॉल u की वैल्यू क्या है 0, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एच, तो नीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बाई इक्वल टू एच पे नीटा इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया है, पहले ऐसे लिख लो, बाई इक्वल टू एच पे नीटा इक्वल टू कितना आएगा एच अपॉन 2 अंडर रूट में कितना न्यू और टी, जिसको हम लोग नीटा 1 ले रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ नीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के 0, एक बाउंड्री कंडीशन ये आ जाएगी इस केस में, उसको नीटा 1 ले लिया, लेट बाई की जगह हम लोग एच रखेंगे, तो ये आपके क्या होगी बाउंड्री कंडीशंस होगी। नाउ हम लोगों को दे रखा है नीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, नीटा इक्वल टू हम लोगों ने कितना लिया है बाई अपॉन 2 अंडर रूट में न्यू टी, तो यहाँ से जब आप डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालोगे तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू आ रही है माइनस में, मैं लिख रहा हूँ आपको यू नॉट एफ प्राइम नीटा, वो हम लोग निकाल सकते हैं डेरिवेट करके, यू एफ प्राइम नीटा अपॉन में 2 न्यू इंटू टी,
ये तो इसकी वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 2। एंड दूसरा, एंड आपको del 2u अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो del 2u अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे del 2u अपॉन del y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, देखो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे कि नीटा का कहाँ है आपके, हाँ u का है, u इक्वल टू यू नॉट तो कांस्टेंट, f का होगा f के जैसे आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो नीटा का होगा t के रेस्पेक्ट में, तो नीटा का t के रेस्पेक्ट में यहाँ से इसमें रख देंगे। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बार रखना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके वो है, मैं लिख रहा हूँ आपके माइनस में नहीं प्लस में u f डबल प्राइम u नॉट f डबल प्राइम डिवाइडेड बाई है 4 न्यू t, जो पिछले आर्टिकल में आई थी लगभग सेम आएगी। अब 2 और 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर किसमें 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग 1 में। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर किस में करेंगे हम लोग 1 में। Substituting equation 2 and 3 in 1 we get, क्या इक्वेशन आएगी अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन बन रही है आपके, पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं इस बार इसमें सॉर्ट कर रहा हूँ। f डबल नॉट 2f 2 नीटा f इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4, जो कि एक कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार है कि ये हो जाता है d2f अपॉन dt स्क्वायर और ये 2 नीटा और ये f इक्वल टू 0, विच इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो CF इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। तो जो CF होगा आपके वही इक्वेशन नंबर 4 का यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो CF के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपन के एंड द इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी है अपन के पास, बाउंड्री हेयर बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस आर f0 इक्वल टू तो 1 और f ऑफ नीटा 1 इक्वल टू कितना है 0, ये दो बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस ये है, तो यहाँ से CF निकाल दो या CF ना निकाल के अगर ये वाली लाइन हटा दें अपन तो CF मत निकालो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। तो यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो f प्राइम इक्वल टू आएगा, देखो क्या ऐसे f डबल प्राइम f प्राइम इक्वल टू माइनस का 2 नीटा, अगर इंटीग्रल कर दें f डबल प्राइम f प्राइम माइनस में 2 नीटा d नीटा प्लस C1, तो यहाँ से f प्राइम इक्वल टू अपन के आ जाएगा माइनस में नीटा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा log C1 ले लो, क्योंकि इसका भी log f प्राइम होगा, तो log C1 ले लेते हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे log f प्राइम और log C1, तो log f प्राइम अपॉन C1 इक्वल टू माइनस में नीटा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट f प्राइम इक्वल टू C1 e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस में नीटा स्क्वायर हो जाएगा f प्राइम की वैल्यू, ठीक है। ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑक्यूपाइड in the region over plate y equal to 0, a viscous compressible
viscous incompressible fluid occupied by the region over plate y equal to 0 and the plate oscillate in its own plane so that the velocity distribution of fluid motion is given by ठीक है, ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय द रीजन, पहले तो इसको तो यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर नेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ इसके बाद क्या लाइन लिखनी है, ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय द रीजन, ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय द रीजन ओवर प्लेट, ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड occupied by the region over plate y equal to 0, तो the y equal to 0 the plate oscillate in its own plane, so that the velocity distribution in the fluid motion is given by u equal to u naught e की पावर माइनस n cos n t, लेके चल रहे हैं पिछले आर्टिकल से cos n t माइनस बाई, था कि नहीं, नीटा मान के चले थे cos n t माइनस बाई, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 वेयर u नॉट इज द एम्पलीट्यूड, u नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, एंड ये है स्मॉल n है आपके फ्रीक्वेंसी, u नॉट इज द एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड स्मॉल n है आपके फ्रीक्वेंसी। स्मॉल n है आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ है ऑसिलेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और नीटा इक्वल टू कितना है, नीटा इक्वल टू है अंडर रूट में n अपॉन में 2 न्यू इंटू कितना है बाय, ये भी था यहाँ पे, ये नीटा है, नीटा की वैल्यू ये थी y, तो f नीटा इक्वल टू देन फ्रॉम 5 का अगर इंटीग्रल करें हम लोग तो f नीटा इक्वल टू आएगा c1 e की पावर में माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा प्लस में कितना आएगा c2, ये आएगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 7 डेरिवेट कर दो तो ये तो f बन जाएगा, उधर इंटीग्रल साइन लग जाएगा, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा। वेयर c1 एंड c2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, constant of integration to be determined by the boundary condition, तो यहाँ से देखो कि नीटा इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन क्या थी, f ऑफ नीटा की वैल्यू आपके क्या थी 1, तो अप्लाई करो, अप्लाई इन इक्वेशन नंबर 7 में अप्लाई करेंगे तो देखो ये तो आपके 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये c2, दिस इम्प्लाइज दैट c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आपके c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, अगर c2 की वैल्यू 1 आ जाती है तो एंड दूसरा f ऑफ नीटा 1 इक्वल टू कितना है आपके 0, ठीक है। तो 7 से क्या आएगा, फिर अगर ये 0 7 में रखेंगे तो 0 इक्वल टू c1, ये जो लिमिट है आपके 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, फिर नीटा 1 तक e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा प्लस c2 की जगह कितना रख दोगे 1, तो यहाँ से c1 इक्वल टू आएगा माइनस में 1 अपॉन
इंटीग्रल 0 से नीटा 1 e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर और कितना आएगा डी नीटा है। इसकी वैल्यू कल भी लिखा था मैं, माइनस में कितना होती है, माइनस में 2/√पाई इसकी वैल्यू, उसकी अंडर√पाई होती थी, यहाँ पे माइनस 2/√पाई होती है। तो एफ नीटा की वैल्यू कितनी आएगी फिर, दिस इम्प्लाइज दैट एफ नीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 2/√पाई इंटीग्रल e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा प्लस में 1। तो एफ ऑफ नीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2/√पाई इंटीग्रल e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा, ये वाला, ये एफ नीटा की वैल्यू आ गई। अगर ये एफ नीटा की वैल्यू आ गई तो u इक्वल टू अपन के पास कितना था, u इक्वल टू यू नॉट एफ ऑफ नीटा था कि नहीं, u इक्वल टू यू नॉट एफ ऑफ नीटा। एफ ऑफ नीटा था, तो दिस इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू यू नॉट एफ ऑफ नीटा, तो 1 माइनस 2√पाई इंटीग्रल साइन e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर और डी नीटा। इसको 1 माइनस, कल भी मैंने नाम दिया था, इसको कौन सा फंक्शन नाम देता है, वो एरर फंक्शन ऑफ नीटा, वेयर एरर फंक्शन ऑफ नीटा इक्वल टू कितना है, 2/√पाई e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डी नीटा, ये वाला नाम देता है इसको। और 1 माइनस एरर फंक्शन को नाम करा है इरक फंक्शन u/u0। यहाँ से देखो क्लियरली क्या पता लग रहा है, इट इज इजिली वेरीफाइड दैट एफ नीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, it is easily verified that f neta is solution of एफ डबल नीटा 2 नीटा एफ इक्वल टू क्या 0, एफ डबल प्राइम इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन एफ ऑफ एल्फा नीटा प्लस नीटा, अगर इसमें ये ऐड कर दिया जाए तो इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन अबव इक्वेशन। ये ध्यान में रखना, अगर ऐसे है मतलब कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे अपन लिखते थे ना पूरक फंक्शन, मैंने लिखा था ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन होगा, तो वो क्या था कि जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन होता है तो अपन बाई इक्वल टू c1 e की पावर समथिंग लिखते हैं, और बाई इक्वल प्लस c2 इंटू ई की पावर में दूसरा फंक्शन लिखते हैं, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं, जबकि उसके सॉल्यूशन वो ई की पावर वाले होते हैं। ई की पावर में जो m1x पहले वाला लिखते हो और ई की पावर में दूसरा वाला लिखते हो, वो दोनों सॉल्यूशन होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ये ई की पावर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ई की पावर m1x और ई की पावर m2x, तो ये इसका जो ये सॉल्यूशन है ना, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जो ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपके, उसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ये आपस में अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो बनने वाले जो आएंगे आपके ऐसी टर्म्स, वो भी उस इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर स्पेस के बीच कनेक्टिविटी होती है, तो यहाँ से जो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं। आपके बुक में इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, समेशन लगा के, एफ नीटा के समेशन लगा के, नीटा इक्वल टू 0 से लेकर n तक बहुत सारे जोड़ के वो भी दे रखे हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक छोड़ो
तो यहाँ तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एक अपन के स्टेडी फ्लो का एक टॉपिक और रह गया था इस यूनिट का, हरमन फ्लो करके है, तो हमन फ्लो वो और कर लेते हैं अपन के। फिर जो यूनिट है ये अपन के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो और कर लेते हैं। देखो हाँ ये रहा, रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो विथ स्टेगनेशन पॉइंट। रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो विथ स्टेगनेशन, विथ है स्टेगनेशन पॉइंट। और दूसरा हमन फ्लो के नाम से भी इसको जाना जाता है, हमन फ्लो, क्योंकि इसी ने इसके सॉल्यूशंस के बारे में या इसके बारे में बात की थी। तो रोटेशनली क्या है आपके, रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो है, तो एक डिस्क बना देते हैं अपन। ये रोटेशनली सिमेट्रिकल डिस्क है, ये आपके इधर फ्लो हो रहा है और इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है। ये आपके ओरिजिन हो गया, ये आपके बाई डायरेक्शन होगी, ये आपके एक्स डायरेक्शन होगी। तो इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है। आपके रोटेशनली सिमेट्रिक डिस्क है, तो इधर ऐसे फ्लो बनाओगे, ऐसे आपके फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये कोई पी पॉइंट है, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट, इधर की तरफ तो वेलोसिटी कंपोनेंट आपके है बी आर, क्योंकि आर डायरेक्शन है रेडियल की, बी आर, और ऊपर की तरफ है बी जेड, यानी कि ये जेड एक्सेज है, ये आपके जो है वो जेड एक्सेज है। तो इसको एक्स मत डालो, फिर वो सिर्फ जेड है ऊपर की तरफ, और एक एक्स और एक बाई होगी आपके। रोटेशनल डिस्क है, तो ये रोटेशनल कर रही है किसके, रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर होगा वैसा ही आपके क्या होगा इधर। तो किताब में कुछ ऐसे करके और बना रखा है, उससे कंफ्यूज मत होना, वो फ्लो ऑफ लाइंस दे रखे हैं, जैसा इधर होगा वैसा इधर ही होगा। ऐसे कुछ लाइंस भी दे रखे हैं, इसको यहाँ मिला के ऐसे करके और कुछ ऐसे करके आपके डायग्राम बुक में बना रखा है। तो ये सिमेट्रिकल फ्लो है, जैसा इधर होगा वैसा ही आपके क्या होगा इधर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर वही विस्कस इनकम्प्रेसिबल सिमेट्रिक रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो विद द स्टेगनेशन पॉइंट। लेट अस कंसीडर ए विस्कस रोटेशनली सिमेट्रिकल फ्लो विथ स्टेगनेशन पॉइंट, विथ क्या, स्टेगनेशन पॉइंट, ठीक है। इन दिस केस वी शैल यूज द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन दिस केस we shall use the cylindrical polar coordinates r थीटा, और क्या यूज करते हैं, जेड। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा और जेड, एंड ड्यू टू सिमेट्री
ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे डेल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू 0 होगी। अभी अनस्टेडी फ्लो का नहीं है, ड्यू टू स्टेडी मोशन। ये पहले का टॉपिक है, स्टेडी मोशन का है। तो ड्यू टू स्टेडी मोशन आपके डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू 0 होगी आपके। एंड द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी कौन सा है? यहाँ पे ओनली नॉन जीरो नहीं है, दोनों ही नॉन जीरो है। बी आर, तो ये रहने दो, बी थीटा 0 है यहाँ पे, ठीक है। ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट नहीं, बी आर और बी जेड। जैसे हम लोग शुरू में स्टेशन पॉइंट फ्लो में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं लिया था, u इक्वल टू ए एक्स, वी इक्वल टू बी वाई लिया था, फिर u इक्वल टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स लिया था, और v इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई लिया था, v इक्वल टू एक्स ऑफ एफ डैश वाई लिया था, और b इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई लिया था। इसी प्रकार यहाँ पे लेना है द वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पोटेंशियल फ्लो। यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट लाइन है द वेलोसिटी velocity and pressure distribution in the potential flow pressure distribution in the potential flow, in the potential flow or in the vicinity of stagnation point, विसिनिटी का मतलब होता है इसके, विसिनिटी का नेबरहुड वर्ड है, नेबरहुड वर्ड होता है ना उसका, वो उसको यहाँ पे विसिनिटी वर्ड लिखा हुआ है, नेबरहुड के स्टेशनरी पॉइंट के आसपास में। एट आर इक्वल टू 0, एट क्या है यहाँ पे, आर इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0। तो एट आर इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0, ठीक है। आर गिवन बाय तो जैसे वहाँ पे हमने ए एक्स लिया था और बी इक्वल टू क्या लिया था, बी वाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लेके चल रहे हैं बी आर, और वी जेड इक्वल टू लेके चल रहे हैं 2b माइनस 2b जेड। इक्वेशन नंबर 1 एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली इक्वेशन से आता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली कार्टेशियन में लिखी थी ना मैंने, P माइनस पी नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन होगी P माइनस पी नॉट माइनस पी, जो बर्नौली इक्वेशन है आपके P नॉट माइनस पी, रो अपॉन 2, वहाँ पे रो अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वो था, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपके वी जेड का स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस क्या है आपके वी जेड का स्क्वायर। तो रो ये वाला होता है, तो यहाँ से देखो रो बाई 2 ये हो जाएगा आपके वी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो रो बाई 2 वी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर, ऐसे। इक्वेशन नंबर 2 ये बर्नौली इक्वेशन होती है P नॉट माइनस पी। तो बर्नौली इक्वेशन से आपके कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। द करस्पॉन्डिंग विस्कस सॉल्यूशन में भी टेकन एज, और करस्पॉन्डिंग विस्कस सॉल्यूशन वहाँ पे भी हमने सॉल्यूशन लिए थे। तो द करस्पॉन्डिंग विस्कस सॉल्यूशन में भी टेकन एज
solution may be taken as वहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिया था, v इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई लिया था और u इक्वल टू एक्स इंटू एफ प्राइम बाई लिया था। तो यहाँ पे वही वी आर की जगह तो ले लेंगे आर एफ प्राइम जेड और वी जेड इक्वल टू क्या ले लेंगे, ये बी आर हो गया, बी जेड इक्वल टू माइनस ऑफ टू एफ जेड ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और करवा रहे हैं 2 एफ जेड, बी जेड इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एफ जेड ले रहे हैं। देन पी एंड पी नॉट माइनस पी क्या हो जाएगा, फिर पी नॉट माइनस पी हो जाएगा पी अपॉन रो अपॉन 2 बी स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और इसको जो पीछे वाला है इसको हम लोग लेके चल रहे हैं फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड, इक्वेशन नंबर 3। पीछे वाला जो है ये आपके इसको फंक्शन ऑफ क्या लेके चल रहे हैं, जेड, ठीक है, ये वाला। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी मोशन नहीं हो रही है, एक तो थीटा डायरेक्शन में नहीं हो रही है, तो एन इक्वेशन ऑफ मोशन इन आर एंड थीटा डायरेक्शन, आर एंड जेड डायरेक्शन, पुटिंग दीज सब्स्टिट्यूशन in equation of motion in r direction, r and z direction, then we get, अगर इन वैल्यूज़ को हम लोग ये बी आर की और बी जेड की वैल्यू को, क्योंकि बी थीटा तो हमारा वैसे ही 0 है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस में रखें अपन, कौन कौन सी, एक आर डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, देन इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, जेड डायरेक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस, तो आर डायरेक्शन वाली मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आपके लिख रहा हूँ, घबराइए नहीं, रो डी, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है ना, रो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो ऑफ एफ आर माइनस डेल पी अपॉन डेल आर प्लस में म्यू इंटू डेल टू वी आर माइनस में बी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन आर और डेल वी थीटा अपॉन डेल आर, और माइनस में होता है यहाँ पे रो डी यू अपॉन डी टी, माइनस में होता है वी थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये तो होती है आर डायरेक्शन वाली। एंड दूसरी रो डी बी आर आता है, रो वी जेड इक्वल टू डी टी इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपके सारे 0 हो जाएंगे, बी थीटा वैसे ही 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और पीछे वाला ये भी 0 हो जाएगा, तो आर वाले बचेंगे, तो जहाँ जहाँ है आपके ये आर वाली वैल्यू रखोगे आप लोग, और ये होती है रो वी जेड, रो एफ जेड माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस में म्यू डेल स्क्वायर वी जेड, ये वाली इक्वेशंस होती है। दोनों में वैल्यू रखेंगे तो बी गेट वो वाली वैल्यू रखेंगे इन दोनों इक्वेशन में, तो आपकी जो इक्वेशंस आ रही है वो आ रही है, मैं आपके लिख रहा हूँ, देखो एफ प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि आपके बी आर इक्वल टू आप लोगों ने एफ प्राइम लिया है ना, एफ प्राइम स्क्वायर, फिर आर एच एस में जाके आपके डबल फैक्टर होंगे, बी इक्वल टू, फिर बी इक्वल टू डेल वी आर अपॉन डेल आर होता है, तो बी आर में एफ आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव करोगे एफ प्राइम आ जाएगा, तो माइनस में 2 एफ प्राइम
इक्वल टू बी स्क्वायर, पहले हम बता चुका पहले देख चुके थे, बी स्क्वायर न्यू, और जो ये वाला डेरिवेटिव होता है इससे ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 एक तो ये वाली आ जाएगी एंड दूसरी आएगी जेड डायरेक्शन वाली से 2f प्राइम इक्वल टू 2f प्राइम इक्वल टू बी स्क्वायर कैपिटल एफ प्राइम माइनस न्यू एफ डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर 5 ये वाली आपके इक्वेशन बनेगी दोनों, वेयर प्राइम डिनोट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू प्राइम डिनोट डिफरेंशिएशन with respect to z। Prime denote differentiation with respect to z and the boundary conditions are क्या क्या है कि z इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी बी आर और बी जेड दोनों ही आपके क्या थी, 0 थी कि नहीं। z इक्वल टू 0 पर बी आर भी 0 है और बी जेड भी 0 है। एंड दूसरा था आपके r और z इक्वल टू 0, r और z इक्वल टू 0। देखो z इक्वल टू 0 है तो आपके बी आर भी 0 होगा और बी जेड भी 0 था इनिशियल वेलोसिटी, और r इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 पर इसमें रख के देखो आप लोग p इक्वल टू कितना आएगा, p नोट। उस इक्वेशन से p इक्वल टू आपके बाउंड्री कंडीशन कितना आ रहा है इसमें रख के देख दो, r और z0 p इक्वल टू p नोट। एंड ऑल्सो द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस यानी z टेंडिंग टू इनफाइनाइट, also the large distance of surface यानी कि जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो वेलोसिटी हमने वी आर इक्वल टू ले रखी है क्या, कैपिटल वी आर इक्वल टू हैंस जेड इक्वल टू 0 पे कौन कौन 0 था, देखो जेड इक्वल टू 0 पर बी आर और बी जेड दोनों 0 है, तो बी आर की वैल्यू तो आप हम लोगों ने ले रखी है ना माइनस में एफ जेड प्राइम, और ये ले रखी है 2f जेड। तो z इक्वल टू 0 पर जब बी आर बी जेड 0 तो ये 0 है ये 0 है तो f भी 0 होगा, ये बी जेड और f प्राइम भी 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट f और f प्राइम इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 होगी शायद वो, ये उससे हो जाएगा। एंड z टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो आपके z टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे b इक्वल टू कितना है, बी आर, और कैपिटल बी आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल बी आर की वैल्यू बी आर और बी आर की वैल्यू कितनी है जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, एफ प्राइम जेड। तो ऐसे एफ प्राइम की वैल्यू आएगी कितना, वी। कैसे कि हम लोगों ने स्मॉल बी आर इक्वल टू ऊपर क्या ले रखा है, मैं बता रहा हूँ, देखो स्मॉल बी आर इक्वल टू एफ ऑफ एफ जेड प्राइम ले रखा है, और कैपिटल बी आर इक्वल टू माइनस में बी ऑफ एफ जेड प्राइम ले रखा है। दोनों बराबर होंगे एट जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। स्मॉल b इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से इन दोनों को अपन जब सॉल्व करेंगे b इक्वल टू बी आर करेंगे तो f प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, कैसे कैपिटल बी आर इक्वल टू तो हम लोगों ने क्या ले रखा है, बी आर ले रखा है, और स्मॉल बी आर इक्वल टू आर ऑफ एफ जेड प्राइम, दोनों को बराबर करो, बी आर इक्वल टू एफ जेड ऑफ प्राइम, तो r से तो r कट गया, b इक्वल टू ये आ गया एफ जेड प्राइम,
अब z टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है तो z टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे तो था ये दोनों बराबर, तो f इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, f इन्फाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी b, क्योंकि ऊपर अपन के पास वैल्यू दे रखी है स्मॉल बी आर इक्वल टू ए, स्मॉल बी आर इक्वल टू ए, कैपिटल बी आर इक्वल टू हम लोगों ने ये ले रखा है, दोनों बराबर है वेलोसिटी, तो वहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी ये बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी फिर अपन के। तो यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इसमें अपन कोई ना कोई यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा यूज कर रहे हैं। नीटा बार इक्वल टू जेड इंटू में है, नीटा बार इक्वल टू जेड इंटू में है, देखो क्या है, नीटा बार इक्वल टू जेड इंटू में है अंडर रूट में बी अपॉन में न्यू, अंडर रूट में है बी अपॉन में न्यू, एंड एफ जेड इक्वल टू है वी न्यू फाई ऑफ नीटा बार, फाई ऑफ नीटा बार, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। देन आपके इक्वेशन नंबर यूजिंग इन इक्वेशन नंबर किस में, देन इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स क्या बनेगी, देखो एफ प्राइम के स्थान पर तो कितना आ जाएगा बोलो, एफ प्राइम का स्क्वायर एफ प्राइम के स्थान पर आएगा वी न्यू, और एफ का जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो नीटा का होगा जेड के रेस्पेक्ट में फाई प्राइम, और डेल नीटा बार अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस माइनस 2f नीटा, तो 2v न्यू फाई और f प्राइम, तो f प्राइम की वैल्यू तो वही आएगी आपके कितना कि v न्यू फाई प्राइम और डेल नीटा अपॉन डेल जेड, ये वाली वैल्यू आएगी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस न्यू। अब 3 बार करेंगे अपन इसका डेरिवेटिव, 3 बार करेंगे, 3 बार, तो 3 बार करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो कितना आएगा, न्यू 3 बार कर रहे हो तो वी न्यू तो आपके कांस्टेंट 5 पे ट्रिपल आ जाएगा, और ये जो डी नीटा अपॉन डेल जेड है इसकी 3 घात हो जाएगी, फिर 3 घात, तो वी न्यू फाई प्राइम इसकी वैल्यू जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट में कितना आ रहा है बी अपॉन में न्यू का स्क्वायर माइनस 2 वी न्यू फाई इंटू में, तो बी न्यू का कितना हो गया बी स्क्वायर न्यू स्क्वायर फाई प्राइम, और अंडर रूट में कितना आ गया आपके v इंटू न्यू इक्वल टू बी स्क्वायर, ये न्यू स्क्वायर हो गया b इंटू न्यू स्क्वायर और 5 ट्रिपल प्राइम, और इसका क्यूब करोगे आप लोग, इसका क्यूब करोगे तो एक तो आएगा आपके बी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर डॉट अंडर रूट में कितना b अपॉन न्यू, तो न्यू स्क्वायर से तो न्यू स्क्वायर कट गया, सभी जगह से देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर अंडर रूट में न्यू, बी स्क्वायर अंडर रूट में न्यू कट जाएगा, सॉरी न्यू से न्यू कट जाएगा तो बी स्क्वायर तो 5 प्राइम माइनस कितना 2b स्क्वायर एफ, अच्छा एफ डबल प्राइम था, ये डबल प्राइम था ये वाला, मैं गलती कर रहा हूँ तभी सोच रहा हूँ आ क्यों नहीं रही, अगर डबल प्राइम है तो ये इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक बार चलो ऐसे लिख देते हैं जैसे स्क्वायर होके ये नीटा से नीटा कट गया तो बी स्क्वायर 5 प्राइम माइनस 2b स्क्वायर न्यू स्क्वायर
बी स्क्वायर 2 न्यू स्क्वायर फाई डबल प्राइम, और ये आपके बन जाएगा कितना, कितना बनेगा, न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, ये पावर से पावर कट जाएगी, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर अच्छा मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ आपके, देखो क्या कि एक तो ये बी स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो बी क्यूब हो रहा है ना, बी क्यूब, और डेल नीटा अपॉन डेल जेड की वैल्यू ये है ही, तो बी स्क्वायर एक आपके न्यू बचेगा क्योंकि यहाँ से न्यू स्क्वायर है, यहाँ न्यू है, 5 प्राइम माइनस 2b स्क्वायर, एक न्यू बचेगा, बी नहीं बी क्यूब बचेगा, बी क्यूब, एक बी स्क्वायर तो रे, एक भी यहाँ से आएगा तो बी क्यूब, न्यू स्क्वायर, एक न्यू कट जाएगा तो न्यू बचेगा 5 प्राइम प्लस बी स्क्वायर ये वाला प्लस बी स्क्वायर वी, न्यू स्क्वायर से तो न्यू स्क्वायर कट गया तो आपके ये भी बी क्यूब हो रहा है, बी क्यूब और न्यू और 5 कितना ट्रिपल प्राइम, बी क्यूब न्यू 5 ट्रिपल प्राइम आपके कितना था, बी स्क्वायर था, अच्छा न्यू और था एक पहले से ही, यहाँ पे न्यू और था न्यू, तो न्यू स्क्वायर हो गया, न्यू स्क्वायर से तो न्यू स्क्वायर कट गया, न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कट गया तो अपन के बी अपॉन में अंडर रूट में आ रहा है कितना, एक बी ये वाला था, बी स्क्वायर वो वाला था, अंडर रूट में आ रहा है बी अपॉन में न्यू, बी क्यूब नीटा 5 ये सही है, 2b क्यूब, गलती कहाँ हो रही है, न्यू एफ ट्रिपल प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ट्रिपल प्राइम ये ट्रिपल बार आएगा तो वी स्क्वायर नीटा स्क्वायर ये तो ये बी क्यूब हो गया, एक बार दोबारा देख लो, कि नीटा इक्वल टू ये है, नीटा इक्वल टू है जेड बी अपॉन में न्यू सही है, एफ जेड इक्वल टू है अंडर रूट में, अरे यही तो गलती हो रही है बार बार, ये अंडर रूट में है बी अपॉन न्यू, बस यही गलती हो रही थी, मुझे यही ध्यान नहीं रहा एफ नीटा, तो देखो अब वैल्यू रखो तो एफ नीटा का स्क्वायर तो अंडर रूट में बी न्यू और 5 नीटा तो 5 प्राइम हो जाएगा और नीटा प्राइम तो डेल नीटा अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, उसमें रखेंगे इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन
यूजिंग द ऐसे लिख दो, यूजिंग 6 in 4 बिकम्स या बिगेट जो भी था आपके, तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट में बी न्यू 5 प्राइम और डेल नीटा अपॉन डेल जेड का स्क्वायर -2f, तो अंडर रूट में बी न्यू और 5 और डबल प्राइम है, तो ये आएगा अंडर रूट में बी न्यू 5 डबल प्राइम और डबल प्राइम पे डेल नीटा अपॉन डेल नीटा बार अपॉन डेल जेड का, ये तो ये सिंगल आएगा, यहाँ पे डेल नीटा अपॉन डेल जेड का स्क्वायर हो जाएगा, डबल प्राइम है तो ये वाली टर्म, ठीक है, इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में न्यू एफ ट्रिपल प्राइम, तो एफ ट्रिपल प्राइम तो ये तो एज इट इज रहेगा, 5 पे ट्रिपल प्राइम आ जाएगा और डेल नीटा अपॉन डेल जेड की पावर कितना आ जाएगा आपके 3। अब देखो सॉल्व करो तो अंडर रूट में बी अपॉन न्यू का होल स्क्वायर करोगे तो वी न्यू 5 प्राइम का स्क्वायर, डेल नीटा अपॉन डेल जेड का वैल्यू है आपके अंडर रूट में बी अपॉन न्यू, तो इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस में ये बी न्यू हो गया आपके 5 डबल प्राइम हो गया, होल स्क्वायर करोगे इसका तो अंडर रूट में बी न्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में बी न्यू का आपके क्या हो गया होल स्क्वायर, इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस न्यू अंडर रूट में वी न्यू, एक आएगा आपके क्यूब करोगे तो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूब करोगे तो देखो बी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर इसका, और एक आएगा अंडर रूट में बी अपॉन में कितना आएगा आपके न्यू आएगा, तो देखो क्या क्या हो गया, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया, देखो ये न्यू से तो न्यू कट जाएगा होल स्क्वायर के बाद, तो ये आपके हो गया बी क्यूब नहीं बी स्क्वायर 5 प्राइम का स्क्वायर -2v, ये भी देखो होल स्क्वायर होने के बाद न्यू आएगा तो न्यू से न्यू कट जाएगा अंडर रूट का, तो ये भी बी स्क्वायर 5 डबल प्राइम इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, ये देखो क्या कि एक न्यू से तो न्यू था ना अपने पास पहले से, न्यू पहले से था, इक्वेशन में था न्यू अंडर रूट बी न्यू एफ ट्रिपल प्राइम डेल नीटा अपॉन डेल जेड का होल, अरे होल स्क्वायर थोड़ी आएगा तो यार, ये वाली आएगी बी न्यू से न्यू कट जाएगा आपके, इस न्यू से ये न्यू कट जाएगा, होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिंगल पावर आएगा, और ये बी और ये भी आपके, और एक बी ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और एफ 5 ट्रिपल प्राइम हो जाएगा। देखो सभी जगह से बी स्क्वायर कट रहा है, तो 5 स्क्वायर -2 5 प्राइम इक्वल टू 1 + 5 ट्रिपल प्राइम, सबको उधर ले जाओ और ऐसे लिख दो 5 ट्रिपल प्राइम +2 5 डबल प्राइम -5 प्राइम स्क्वायर +1 = 0। तो वो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे इक्वेशन पहले वाली में, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे विद द बाउंड्री कंडीशन एंड द विथ द बाउंड्री कंडीशन विथ द बाउंड्री कंडीशन z = 0 पर f और f प्राइम दोनों 0 थे, तो z = 0 मतलब नीटा = 0, ध्यान से देखो z = 0 था, z = 0 पर f और f प्राइम 0 था,
तो z इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज नीटा इक्वल टू 0 और f इक्वल टू 0, इसका मतलब फाई इक्वल टू भी क्या होगा आपके 0, फाई और फाई प्राइम दोनों क्या होंगे 0, क्योंकि f 0 है और f प्राइम 0 है, तो फाई और फाई प्राइम 0 होंगे। z टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो नीटा बार टेंडिंग टू कितना होगा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पे था तो ये भी इनफाइनाइट पे था, तो f प्राइम नीटा की वैल्यू कितनी थी b, f प्राइम नीटा की वैल्यू कितनी थी आपके b, तो नीटा सॉरी b वैल्यू थी ना f प्राइम की, तो f प्राइम की वैल्यू v है आपके, f प्राइम की वैल्यू देखो बाउंड्री कंडीशन, f प्राइम की वैल्यू अंडर रूट में b अपॉन न्यू फाई प्राइम और डेल नीटा बार अपॉन डेल जेड, तो अंडर रूट में b अपॉन न्यू फाई प्राइम अंडर रूट में b अपॉन न्यू, इसकी वैल्यू न्यू से न्यू कट गया तो v फाई प्राइम आ रहा है f प्राइम की वैल्यू आपके, जब z टेंडिंग टू इन्फाइनाइट था तो f प्राइम इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी है आपकी v, और इक्वल टू में ये कितना आ रहा है आपके देखो v और फाई नीटा इनफाइनाइट, तो b से b कट गया, ये दोनों बराबर थी, इन दोनों को लेके चलें तो यहाँ से फाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है ना ये वाली, तो यहाँ पे ये फाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी विद द बाउंड्री कंडीशन, ये 1 आ जाएगी, क्योंकि इसकी एक वैल्यू तो ये आपके ऊपर थी और एक वैल्यू आपके f प्राइम नीटा की वैल्यू वहाँ से कितना आ रही है v, दोनों को बराबर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस होगी आपके विद द बाउंड्री कंडीशंस, तो ये इक्वेशन बन गई और ये बाउंड्री कंडीशंस होगी। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 जो आपके लिखी हुई है 7, was worked out by Hamann and later worked by others, worked by Hamann। इसको किसने वर्क किया था, इसके सॉल्यूशन को हमन ने वर्क किया था, इसलिए इसको हमन फ्लो भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ गई, ये इसका इसने इसकी वैल्यू निकालेगा, फाई की वैल्यू निकलेगी तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी तो अपन के पास b इक्वल टू क्या था, माइनस b इक्वल टू तो था r इंटू एफ प्राइम जेड और बी जेड इक्वल टू था माइनस 2f जेड, एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, बी जेड की आ जाएगी, एफ प्राइम जेड की भी आ जाएगी, तो बी भी आ जाएगा, तो दोनों अपन के क्या आ जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपन के एक टॉपिक रह गया था लास्ट टॉपिक, तो इस प्रकार अपनी जो यूनिट है आपके वो हो जाती है क्या ख़त्म, यूनिट है जो अपन की क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है।